वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। प्रैक्टिस सेट जो है फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च, उसके लिए मॉक टेस्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स। 10 मॉक टेस्ट है, तो वहाँ पर जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट को आप जरूर दें। इसके अलावा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और बहुत सारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। आप वहाँ पर जाकर के प्रत्येक दिन जरूर पढ़ें फ्रेंड्स, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा। पहला का राइट आंसर क्या होगा, सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर बी, पोलियो। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, तो पोलियो राइट आंसर होगा बी। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह उष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है कि यहाँ पर खाली स्थान है कि परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वायु दाब, ठीक है। वायु दाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 आपका है कि विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप खाली स्थान हो सकती है, क्या हो सकती है। तो विटामिन के की कमी से, तो 4 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन के की कमी से परिणाम स्वरूप शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी विटामिन के की कमी है और उसका शल्य क्रिया यानी कि जो ऑपरेशन होता है फ्रेंड्स, तो ऑपरेशन होता है तो विटामिन के की कमी रहने से क्या है, आपका जो रक्तस्राव है वो होता रहेगा, नहीं रुकेगा नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स जो विटामिन के है जो रक्त को थक्का बनाने में आपका मददगार होता है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, तो फिल्वोक्विनिन है, ये भी जरूर आप याद रखिएगा। और जो रक्त को थक्का जमाने में इसकी मुख्य भूमिका होती है विटामिन के की। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव हो सकता है। अगला सवाल है आपका 5 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 6 देखिए, अंग्रेजी से प्रश्न है आपका कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपका उपसर्ग होता है जो शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही ऑफन टॉक्स, खाली स्थान पेशेंसली, यहाँ पर क्या भराएगा, अनपेशेंसली या ऑन पेशेंसली या इम्पेशेंसली या डिसपेशेंसली। तो क्या भराएगा फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इम्पेशेंसली हो जाएगा। ही ऑफन टॉक्स इम्पेशेंसली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पेशेंसली मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो अधीरतापूर्वक, ठीक है, अधीरतापूर्वक होता है इसका मीनिंग इम्पेशेंसली मतलब। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, लिखना काफ़ी कठिन है। चलिए तो क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें 7 का। तो लिखना काफ़ी कठिन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फटाफट गेस करें। तो इसका हो जाएगा राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, यहीं तो आपको टू यहाँ पर लगा सकते हैं, तो टू राइट इज वेरी डिफिकल्ट, ये भी करेक्ट होगा। अगर इसमें V4 जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट इसका जो ट्रांसलेट सही होगा। या तो इसको इस तरह से और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टू राइट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइटिंग इज वेरी डिफिकल्ट, लिखना कठिन है। सवाल नंबर 8 से 9 में क्या देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। स्पेल कौन सा शब्द है जो सही स्पेल्ड किया हुआ है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लाउड्स, क्लाउड्स इस तरह से लिखता है, CLOUDS। सवाल नंबर 9 को देखिए, लाइडर, लाइडर किस तरह से होता है फ्रेंड्स, तो LADDER होता है। तो देखिए किसमें है आपका 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं कि पुट माई मीन्स मतलब क्या होता है, ये आपका फ्रेज है। तो सवाल नंबर जो 10 है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है पुट माई मीन्स होता है आपका सुरक्षित रखना। तो सुरक्षित रखना का क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, पुट बाई मीन्स मतलब क्या होता है, तो सुरक्षित रखना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेव, सुरक्षित। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 11 नंबर सवाल का कौन सा, समय पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, आप लोग गेस करिएगा कौन सा कथन असत्य है।
सवाल नंबर 11 है आपका कि जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ये कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते चलें। बी है जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका है जो जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये आपका गलत है। आप देखिए जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या कर रहा था, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर, ये गलत है। तो जी का मान है जो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला है पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान परिवर्तित होता है, जहाँ गहराई में जाने पर भी परिवर्तित होता है और ऊपर जाने की ओर भी परिवर्तित होता है। तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका गलत है, असत्य है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 को देखिए कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितना ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? मैग्नीशियम, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखिए किस तरह से कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। और इसका अगर जो परमाणु द्रव्यमान कहें तो फ्रेंड्स कितना होता है? 24 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो टोटल आपका दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ, उसमें से मैग्नीशियम परमाणु के द्रव्यमान से जब उसमें भागा दीजिएगा फ्रेंड्स तो आपका वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना 24 से भागा दीजिएगा तो आपका कितने मरतबे कटेगा? तो 6 मरतबे आपको कट जाएगा। तो सवाल नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि एक तत्व की आयनन ऊर्जा खाली स्थान किस पे निर्भर करती है? सवाल नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा केंद्रीय भार पर निर्भर करती है। एक तत्व की आयनन ऊर्जा केंद्रीय भार पर निर्भर करती है। सवाल नंबर 14 को देखिए, जानवरों को किस फाइलम यानी संघ को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है? जानवरों के किस संघ को फ्लैट वर्म भी कहा जाता है? सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्लेही हैलीनिथिज्म को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए, बल बटा द्रव्यमान, ठीक है फ्रेंड्स, किसका होगा 15 का? गेस करें फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? बल बटा द्रव्यमान हो गया। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या होगा? आसमान फट जाना 16 का, गेस करें फटाफट। आसमान फट जाना का जो राइट आंसर क्या होगा? मुहावरा, ये हिंदी से प्रश्न है तो फटाफट गेस करें। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अचानक आफत आ पड़ना। आसमान फट जाना मतलब क्या होता है कि अचानक आफत आ पड़ना। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, पक्षी का पर्यायवाची है, गेस करें फटाफट। पक्षी का क्या होता है? तो पक्षी को खग भी बोलते हैं, विहग भी बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल का क्या होगा 18 नंबर सवाल का? तो इसका हो जाएगा जटिल का क्या होगा? सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा शब्द देशज है? इसमें आपको छाटना है 19 नंबर सवाल का, देशज। तो देशज शब्द को अब छाटना है, गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कटोरा है, जो पूर्ण रूपेण देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 20 को देखिए, कौन सा तद्भव है? तो तद्भव तत्सम आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। तत्सम का बिगड़ा हुआ ही रूप है जो क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। और तत्सम जो संस्कृत का वर्ड है फ्रेंड्स उसको तत्सम के अंतर्गत रखते हैं, तो इसमें तद्भव छाटना है आपको। तो सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जीव है जो आपका तद्भव शब्द है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 21 को देखें कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है, गेस करें। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ताप के वृद्धि होने पर क्या होता है? किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 22 को देखिए, पेंट करने वाली मशीन आधारित होती है। जो पेंट करने वाली मशीन है फ्रेंड्स वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, किस नियम पे कार्य करते हैं, आपको बताना है। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर होगा बर्नौली के सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि पेंट करने वाली मशीन आधारित है किस पे? तो बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर आपका 23 है। सवाल नंबर 23 आपका फ्रेंड्स कि आदर्श तरल खाली स्थान होता है। सवाल नंबर 23 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदर्श तरल होता है जो घर्षहीन और असंपीड्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 आपका, जब कोई बीम 2f पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है, कैसी बनता है फ्रेंड्स? सवाल नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फोकस दूरी के 2 गुनी दूरी पर बनता है। याद रखिए, जब कोई बीम 2f पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी के 2 गुनी पर बनता है। सवाल नंबर 25 को देखें कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो निम्नतम उठा हुआ प्रतीत होता है। तो कौन सा कलर वाला
जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा। तो सवाल नंबर आपका जो 25 का है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल वाला। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि एक पूर्ण कृष्णपिंड कुल विकिरण को एक पूर्ण कृष्णपिंड कुल विकिरण को क्या करता है? तो सवाल नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवशोषित करता है। एक पूर्ण कृष्णपिंड कुल विकिरण को अवशोषित करता है। सवाल नंबर 27 को देखें, एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारतम्य सायरन ध्वनि से क्या होगा? सवाल नंबर 27 देखिए, अच्छा सवाल है, मॉडरेट सवाल है, इसका हो या कम होगा। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है, तो प्रेक्षक द्वारा जो सुनी गई सायरन ध्वनि का तारतम्य होगा वो सायरन ध्वनि से क्या होगा? कम होगा। ऑप्शन नंबर ए 27 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखें, सवाल नंबर 28 आपका है फ्रेंड्स कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। बहुत अच्छा सवाल है, किस पे निर्भर करती है? 28 नंबर सवाल का। तो देखिए जो ध्वनि का जो प्रबलता होता है फ्रेंड्स, किस पे? आपका आयाम पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 को देखें, सवाल नंबर 29 है, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। भंवर धाराएं कब उत्पन्न होती है? तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तभी भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 30 को देखें, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई एच पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो सवाल नंबर जो 30 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई एच पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 31 से लेकर के मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का सोल्यूशन मैं अलग से करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, और उसका मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। तो अभी तक टोटल 4 सोल्यूशन दिया गया है, नहीं 10-10 प्रश्न का फ्रेंड्स। देखिए मैथ में तो आपको 8 से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। ये भी जान ले फ्रेंड्स कि मैथ का प्रश्न है जो हूबहू नहीं मिलता है, तो इसका पैटर्न आप लोग समझें, ठीक है। और बाकी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहिएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपका प्लेलिस्ट में जा करके मैथ का सोल्यूशन दे सकते हैं। प्रत्येक दिन आपका एक वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है मैथ का। तो चलिए मैथ का देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैथ के आगे आपका क्या है जी? आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 40 नंबर सवाल से, ठीक है, 40 नंबर सवाल से आपका जीके जीएस है। कह रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ फ्रेंड्स। गेस करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? बिंदुसार, महापद्म नंद, अजात शत्रु या शिशुनाग? सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट गेस करें। 40 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु। कह रहा है कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? तो अजात शत्रु। ये अजात शत्रु कौन था फ्रेंड्स? तो ये आपका हर्यक वंश के से संबंधित था, और ये बिंबिसार का ये पुत्र था अजात शत्रु, जिसने पिता को मार कर करके राजगद्दी को हथियाया था फ्रेंड्स, इसलिए इसे पितृहीनता भी कहा जाता है। और इन्होंने कुनिक की उपाधि धारण की थी। तो अजात शत्रु है जो फ्रेंड्स आपका किस वंश से है फ्रेंड्स? तो आपका बिंबिसार से। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। दूसरा जो कालाशोक में किया गया था फ्रेंड्स, और तीसरा है जो अशोक के शासनकाल में, और चौथा है जो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तो ये सब जरूर याद रखें, सबका कॉन्सेप्ट। चलिए सवाल नंबर 41 को, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने जिक्र किया था फ्रेंड्स, हर्यक वंश का संस्थापना कौन किया था? तो आपका बिंबिसार ने किया था, इसी के बेटा था जो आपका अजातशत्रु था। तो सवाल नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 42 को देखें, किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की? किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी सन में दिल्ली का शासक बन गया? सवाल नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूना खां। जूना खां जो था फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गया था। कौन? जूना खां। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न कब हुआ था? तो इसमें दो सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। एक तो पूछा जाता है पूना पैक्ट, जो पूना समझौता हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये भी याद रखेगा। और एक कब हुआ था फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932 में हुआ था ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? ठीक है, हिटलर, देखिए हिटलर का एक मीन कैंप मेरा संघर्ष किताब है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है मेरा संघर्ष या मीन कैंप किसका लिखा है? तो हिटलर का ही लिखा हुआ है। तो 44 सवाल क्या पूछा जा रहा है कि हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो सवाल नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में अस्वीकार कर दिया था। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 45 को देखें, कह रहा है कि तख्त श्री
हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? देखिए तख्त श्री हरमंदर जी साहब कहाँ स्थित है? 45 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना साहिब में स्थित है। अगला सवाल आपका है 46 नंबर की, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, गेस करें फटाफट फ्रेंड्स। तो किसने किया था? फटाफट गेस करें, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1786 ईस्वी में आपका निर्माण किया गया इसका, किसका? गोलघर का। और इसका जो स्टार्टिंग वारेन हेस्टिंग्स ने करवाया था फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन इसका निर्माण जाकर करके कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और ये क्यों बनाया गया था फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता है कि जो बनाया गया था पटना का गोलघर, वो अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। किसके लिए? तो अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो आपका कैप्टन जॉन गास्टिन ने बनवाया था अनाज रखने के लिए, लेकिन इसका कार्य शुरू हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है फ्रेंड्स, और पूरा हुआ था कब? आपको 1786 ईस्वी में। अगला सवाल को देखते हैं कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? देखिए ये सवाल बार बार पूछा था, वास्तविक तिथि देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो वास्तविक तिथि है 5 फरवरी ना। आपका सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना हुई थी, ठीक है। यही इसी के कारण फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को क्या किया थे? स्थगित कर दिए थे। चौरी चौरा जो हत्याकांड हुई थी इसी के बाद से। तो ठीक है, सवाल नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया। चलिए सवाल नंबर 48 को देखते हैं, सड़क पर जेबरा का निशान क्यों बनाया था? बहुत अच्छा सवाल है, गेस करें फटाफट राइट आंसर क्या होगा। सड़क पर जेबरा का निशान क्यों बनाया जाता है? 48 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क पार करने के लिए बनाया जाता है। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल 49 नंबर सवाल है कि किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो दलदली भाग में होता है फ्रेंड्स, तो कहाँ होगा? गेस करें फटाफट, पहले बताया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन का नाम आप लोग सुने होंगे, सुंदरबन का डेल्टा जो आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वहीं सुंदरबन में ही मैंग्रोव वृक्ष ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला सवाल को लेते हैं, सवाल नंबर 50 को, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? सवाल नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 1986 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1986 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 51 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कर्नाटका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक राज्य आपका कर्नाटका है। चलिए सवाल नंबर 52 को देखें। सवाल नंबर 52 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स के कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 53 को देखें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होता है? यानी कितना डिग्री चैनल है जो इसको पृथक करता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो गेस करें सवाल नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा। तो सवाल नंबर जो 53 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। कितना? 10 डिग्री जो चैनल है जो आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे को पृथक करता है, कितना? 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। सवाल नंबर 54 को देखिए, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? गेस करें। ऑप्शन ए में पूर्वोत्तर भारत में, बी में भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में, सी में दक्षिण भारत के नीलगिरी क्षेत्र में, और डी में झारखंड में। सवाल नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में आपका मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल को लेते हैं, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? चलिए, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र यानी किस राज्य में किया जाता है, बताएं फ्रेंड्स। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिगत जल का उपयोग आपको उत्तर भारत में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं, 56 नंबर सवाल की, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सवाल नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट गेस करें। तो इसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? जनसांख्यिकी कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। चलिए सवाल नंबर 57 को देखते हैं। सवाल नंबर 57, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इससे के पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए, यानी विपक्ष में रहने के लिए कितने सांसद उसके पास चाहिए फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कम से कम कितना? 55 चाहिए, ठीक है, तभी वो विपक्ष में रह सकता है। तो सवाल नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 58 को देखते हैं। सवाल नंबर 58 आपका फ्रेंड्स की प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? चलिए फटाफट गेस करिए। सवाल नंबर 58 का क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर थे जो प्रथम लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष थे, जो भी कहे फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पीकर और अध्यक्ष एक ही होते हैं, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे या तो स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत करता है? सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट गेस करें। तो कितना फ्रेंड्स आपका? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो कला साहित्य के क्षेत्र से आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है।
और है जो एंग्लो इंडियन कितना, तो 2 होता है, ठीक है। जो लोकसभा में कितने करते हैं, तो 2 करते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के कितना, 2 करते हैं, और राज्यसभा में कितने सदस्य को, 12 करते हैं। अगला सवाल को देखते हैं कि राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है। चलिए फटाफट गेस करिए, 60 का राइट आंसर क्या होगा। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, उच्च सदन कहा जाता है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितना, 30 वर्ष होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और लोकसभा के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होता है, 25 वर्ष होता है, तो याद रखिएगा। राज्यसभा है जो फ्रेंड्स कैसा है, तो अस्थायी सदन है। ये क्या है, अस्थायी सदन, ये कभी भंग नहीं होता है। जबकि लोकसभा है जो क्या अस्थायी सदन है, वो भंग हो जाता है। अगला सवाल को देखिए, 61 नंबर सवाल फ्रेंड्स। सवाल नंबर 61 क्या है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मूल अधिकार नहीं रहा। पहले देखिए फ्रेंड्स, मूल संविधान में टोटल कितना मूल अधिकार था, तो आपका 7 था, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स बाद में क्या है, 1900 आपको कौन सा संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन के बाद में है जो आपका संपत्ति का अधिकार है को जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत से हटा दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल एक बार फिर से सुने कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत आपको संपत्ति का अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है कानूनी अधिकार के तौर पर, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 62 को देखते हैं। सवाल नंबर 62 आपका क्या फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। 62 नंबर सवाल का क्या होगा, तो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 63 को देखिए, उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। 63 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 63 का ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है। तो 64 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पहला है कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, ये भी सही है। दूसरा है 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। देखिए एक बार फिर से देख ले ध्यान से। देखिए अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम उसको उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ कम से कम है जो न्यायाधीश 5 वर्ष तक उनका एक्सपीरियंस वहाँ देखा जाता है। उसके बाद उनका एक्सपीरियंस 10 वर्ष का कितना उच्च न्यायालय में होना चाहिए, और राष्ट्रपति की नज़र में क्या होगा, कानून का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 65 को देखिए फ्रेंड्स कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा गया है। 65 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो फ्रेंड्स आपका महालनोबिस मॉडल के पर आधारित था। तो सवाल नंबर आपका जो 65 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए सवाल नंबर 66 को देखें कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। टॉप मोस्ट वीआईजी के फ्रेंड्स फटाफट गेस करें। सवाल नंबर 66 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग गेस करें। गेस करें फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की अवधि में की गई थी। तो सवाल नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए नाबार्ड की स्थापना अगर पूछा जाए डेट फ्रेंड्स, तो वो भी याद रखिएगा आपका 12 अप्रैल कितना 12 अप्रैल 1982 में। कब, 12 अप्रैल 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और किस पंचवर्षीय योजना उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, यानी आपका सवाल नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा उसकी स्थापना भी कब, 1982 में, 12 अप्रैल 1982 में। सवाल नंबर 67 को देखें, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पंचम पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। 67 का सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 68 को देखते हैं। सवाल नंबर 68 आपका है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1986 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 69 को देखें। सवाल नंबर 69 आपका है कि सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ज्वेलरीज के दुकान दिए होंगे फ्रेंड्स, तो उस पर क्या देखिए कौन सा मार्क रहता है, चलिए गेस करिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो आपका सवाल नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क होता है। ठीक है, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जेवर खरीदना चाहिए तो हॉलमार्क देख कर करके। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 70 को देखें। सवाल नंबर 70 आपका है कि निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है। 70 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जो आयनिक यौगिक होता है उसका है जो गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, जो उच्च होता है। सवाल नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 71 को देखते हैं। सवाल नंबर 71 आपका है कि यदि किसी विलयन का pH 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, खाली स्थान, आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा OH माइनस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पीएच स्केल होता है जिसके द्वारा कोई भी लिक्विड को फ्रेंड्स, कोई भी द्रव्य को उसका पता चलता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। और पीएच स्केल है फ्रेंड्स, उसमें आपको 1 से लेकर के कितना टोटल होता है, तो 14 तक होता है। ठीक है, और पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। ये भी याद रखिएगा, कोई भी विलयन का मान अगर पीएच 7 है तो क्या उदासीन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर होता है तो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। और नींबू का कितना पीएच मान होता है फ्रेंड्स, ठीक है, रक्त का कितना होता है, इस सब का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ सवाल क्या था फ्रेंड्स कि यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में आयन सांद्रता में वृद्धि करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 72 को देखें कि SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 4.215 इंटू 10⁻³ कितना, 23 परमाणु। सवाल नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 73 को देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा धातु मौजूद होता है। चलिए गेस करिए फटाफट। तो क्या होता है आपका, फेरस होता है फ्रेंड्स, यानी लोहा आयरन की मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा धातु मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। 74 नंबर सवाल का गेस करिए, राइट आंसर क्या होगा। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। 74 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 75 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 75 आपका है कि वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है। चलिए इसके बारे में तो मैं बहुत बार बताया हूँ, गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वृक्षों में सामग्री के परिवहन में जो सहायक उत्तक होते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संवहनी उत्तक कहा जाता है। 75 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, हो सकता है इससे भी एक प्रश्न पूछा जाए। तो यहाँ था वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है, संवहनी उत्तक होते हैं फ्रेंड्स। तो मुख्य रूप से 2 होता है, एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। जाइलम है जो जड़ से खनिज, पानी, जल, ठीक है फ्रेंड्स, सभी को पेड़ के सभी भागों में पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम है जो खाद्य का संवहन करता है, जो पेड़ पत्ते में उसका खाना बनता है फ्रेंड्स, जो खाद्य पदार्थ उसका संवहन फ्लोएम करता है। जबकि जाइलम है जो जड़ से आपका जल, खनिज, लवण ये सब का परिवहन करता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला 76 नंबर सवाल आपका हिंदी से है फ्रेंड्स कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। 76 नंबर सवाल का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा। अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है फ्रेंड्स, जैसे य, र, ल, व, सभी जो अंतस्थ व्यंजन में आता है ना, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, सवाल नंबर 77। सवाल नंबर 77 का हो जाएगा अल्प प्राण आपका हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो तंत्रिका तंत्र ज़्यादा झंकृत नहीं होते, बोलते थे ख, इससे देखिए महाप्राण इसमें थोड़ा सा जोर पड़ता है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अल्प प्राण और आपका महाप्राण में किस तरह से हम अंतर करते हैं फ्रेंड्स। देखिए तो जो अल्प प्राण होता है तो उनको बोलने पर क्या वायु का प्रवाह कम निकलता है, यानी कम वायु प्रवाह में बोला, जैसे ग हो गया अल्प प्राण हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से ग हो गया, क हो गया, फिर आपका ज हो गया, प हो गया। और देखिए इसको जो अल्प प्राण हो गया फ्रेंड्स, और जो महाप्राण होता है उसमें क्या वायु का थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ख बोलिएगा, देखिए ऑटोमेटिकली मुझसे आपका वायु निकलेगा। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, अल्प प्राण में वायु कम निकलता है। तो यहाँ पर अल्प प्राण पूछा जा रहा था, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 77 का। सवाल नंबर 78 को देखें, घोष वर्ण कौन सा है। सवाल नंबर 78 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, जो आपका घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला सवाल को देखें, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। सवाल नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जलज। ठीक है,
योग रूढ़ शब्द कौन सा? जलज। जैसे जलज बोल रहे थे इसका अर्थ अलग निकल रहा है, कमल भी निकल रहा है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कमल होता है। तो ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। सवाल नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। फ्रेंड्स चलिए सवाल नंबर 80 को देखते हैं कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 80 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? महाजोड़ उत्सव होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, पेशियों की हड्डियों से जोड़ता है, कौन सा है जो पेशियों को हड्डी से जोड़ता है? 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंडरा। ठीक है, कंडरा है जो पेशियों को हड्डी से जोड़ता है। क्या? कंडरा। याद कर लीजिएगा, कंडरा। चलिए सवाल नंबर 82 को देखें। 82 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? देखिए बहुत अच्छा मॉडरेट सवाल है, गेस करें। 82 का, तो 82 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख ले, इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट आमतौर पर किसका बना होता है? टंगस्टा का। तो क्यों? इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण, यानी इसका प्रतिरोधकता भी उच्च होता है फ्रेंड्स और गलनांक भी उच्च होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 83 को देखें। सवाल नंबर 83 की निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयन क्लोराइड में लौह को विस्थापित नहीं करेगी? 83 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका? चांदी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 84 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? चलिए फटाफट गेस करिए। 84 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है इसमें। सवाल नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ जो होते हैं एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। शीतलन के साथ होता है क्या? शीतलन के साथ क्या होता है? 85 का, तो देखिए जो वाष्पीकरण होता है फ्रेंड्स, अब शीतलन के साथ होता है। यहाँ पर क्या भरेगा? वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 86 को देखिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? पहले भी मैं करा चुका हूँ ये। 86 का राइट आंसर होगा रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब हुआ था? देखिए 10th क्लास का हिस्ट्री में सब पढ़ना है फ्रेंड्स दोनों। तो चलिए 87 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में। 87 का ए है जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 88 को देखें फ्रेंड्स कि भारतीय मानक समय IMT का यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती है आपको बताना है। तो गेस करें फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय मानक समय IMT का यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 88 का ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, ऐसे कहाँ से गुजरती है फ्रेंड्स? तो आपको कहाँ से माना, कहाँ से गया है? तो इलाहाबाद के नैनी से माना गया है। और ये टोटल भारत के देश के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा राज्य उससे गुजरते हैं वो भी बताता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपका महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है फ्रेंड्स। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से गुजरती है। वो कौन कौन है फ्रेंड्स आपका? तो उत्तर प्रदेश एक हो गया, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद में चौथा फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश हो गया और पांचवा है जो उड़ीसा हो गया। तो याद कर ले फ्रेंड्स, इसी 5 राज्यों से होकर करके भारत मानक समय का जो रेखा यामोत्तर रेखा गुजरती है। कौन कौन फ्रेंड्स? एक बार फिर सुन ले। उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। यही 5 राज्यों से होकर करके गुजरती है। अगला सवाल को लेते हैं 89 फ्रेंड्स कि बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका। चलिए अब सवाल नंबर 90 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 90 आपका है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है? किसका कैलोरी मान न्यूनतम होगा? 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस का जो कैलोरी मान न्यूनतम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि कोयला गैस और भाप अंगार गैस और तेल गैस का अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 91 को देखें, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह दिखता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को बहुत एंगल से पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो गेस करें 91 का क्या होगा? तो देखिए आपका जो यदि लाल फूल को हरे शीशे देखिएगा तो आपको काला दिखाई देगा, काला या भूरा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 92 को देखें कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? कितना डिग्री अक्षांश है फ्रेंड्स? 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ अच्छा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, 93 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम द्वीप। याद रखिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो अब्दुल कलाम द्वीप उसको नाम रखा गया है। 94 को देखिए फ्रेंड्स कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। बहुत अच्छा सवाल, गेस करें 94 का क्या होगा। कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो देखिए प्रति व्यक्ति निम्न आय विशेषता है, उच्च मृत्यु दर ये भी है, और उच्च निरक्षरता ये भी है। आर्थिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये है जो आपका विशेषता नहीं है। अच्छा सवाल है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता इनमें से कौन नहीं है, तो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये जो नहीं है, बाकी ये ऊपर का 3 है जो फ्रेंड्स उसकी विशेषता है पिछड़े देश की। 95 को देखें, 95 नंबर सवाल आपका है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। चलिए 95 का सभी बता देंगे फ्रेंड्स, एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है, पचाने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 96 देखिए आपका फ्रेंड्स, आपका अंग्रेजी से सवाल है, सिनोनिम ऑफ रेस्क्यू, ठीक है, इसका क्या होगा सिनोनिम 96 का। तो रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाना होता है, तो इसका समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है ना, सिनोनिम्स। तो क्या होगा 96 का, 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेस्क्यू। देखिए रेस्क्यू करके कोई जब कहीं पे फंस जाता है, जैसे बाढ़ में हो गया फ्रेंड्स, कहीं पर कोई मुसीबत में फंस जाता है तो उसको रेस्क्यू करके निकाला जाता है। तो रेस्क्यू मतलब क्या होता है, बचाना होता है, ठीक है, किसी को रक्षा करना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द सेव हो जाएगा। एंटोनिम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, एकॉर्ड, ठीक है, एकॉर्ड का क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सहमति होता है, तो सहमति होता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका 99 98 99 में क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब से पूछा जा रहा है, यू फिनिश्ड, खाली स्थान यहाँ पर क्या भराएगा 98 का, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा, हैव यू फिनिश्ड क्लीनिंग योर हाउस फॉर दिवाली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 99 का देखिए फ्रेंड्स, द बेबी वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड स्टार्टेड, क्या यहाँ पर भराएगा, स्टार्टेड क्या भराएगा 99 का, तो 99 का हो जाएगा फ्रेंड्स क्राइंग हो जाएगा, ठीक है, कि द बेबी वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड स्टार्ट, यानी बच्चा है जो सोई थी, जो जाग गई और क्या रोने लगी, क्राइंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देख ले फ्रेंड्स, कि चूज द पैसिव फॉर्म, यानी कि आपका एक्टिव फॉर्म दिया हुआ है, इसका पैसिव फॉर्म चुना है। व्हाट डज सी एट, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, 100 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज ईटेन बाई हर। तो 100 प्रश्न था फ्रेंड्स, जिसमें से आपका 8 से 10 प्रश्न मैथ का था, उसका सॉल्यूशन मैं अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, आप लोग को पता है कि इसका डेट फिक्स है बिहार कांस्टेबल एग्जाम का, तो फ्रेंड्स अभी तो आपको कंटिन्यू फुल प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, साथ साथ में आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है फ्रेंड्स। और आप लोग को रिवीजन के लिए फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर जाइएगा फ्रेंड्स। देखिए वहाँ पर जाकर पढ़ने से यह होगा फ्रेंड्स कि आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन याद होता है या नहीं, क्योंकि सभी का आंसर हाइड किया हुआ है। आप पहले आंसर देख लेते हैं कि इसका ये होगा आंसर, आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, शो करने पर दिखाई देता है। तो ये देखिए तैयारी करने का अच्छा वहाँ पे आपका सिस्टम है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ पर जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।